शादी के बाद घर के लोग नई दुल्हन का स्वागत करने आते हैं, लेकिन गृह प्रवेश के समय से ही एक के बाद एक अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। इस घर में आते ही नई दुल्हन के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। क्या ये कोई मानसिक बीमारी है या उस पर किसी अतृप्त आत्मा का साया है? इस घर के अंदर क्या रहस्य छुपे हैं? दोस्तों, वही जानेंगे हम आज की इस शानदार कहानी में। इसका नाम है नंदिनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शादी का घर दिखाया जाता है, जहां आज काफी धूमधाम से शादी हो रही है। ये शादी इस घर के बेटे जॉय की है। वो अपनी पत्नी अरुणिमा को लेकर आ रहा है। तो घर के सभी लोग नई दुल्हन के आने और उसका स्वागत करने के लिए थाली सजाते हैं। महावर लगे पैरों से अंदर आने के लिए अलता की थाली भी सजाते हैं। आज खुशी और उत्सव का दिन था। तो कुछ ही देर में जॉय अपनी पत्नी को लेकर घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। पूरे घर में शोरगुल मच जाता है। तो सबसे पहले जॉय की माँ उनका स्वागत करने आती है, लेकिन अरुणिमा अचानक उस थाली के दीपक की ओर अजीब तरह से देखती है, जिससे तुरंत ही दीपक अपने आप बुझ जाता है। और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। ये सब तो अशुभ लक्षण है। लेकिन फिर भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो फिर से उसे जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी बार भी दीपक की लौ जलाई जाती थी, उतनी बार ही अरुणिमा दीपक की ओर देखती थी और तुरंत ही वो बुझ जाती थी। और ये देखकर जॉय की माँ तो काफी घबरा जाती है, पर फिर भी कोई और उपाय ना पाकर वो आग के बिना ही अरुणिमा का स्वागत कर लेती है। इसके बाद अलता लगे पैरों से अरुणिमा घर के अंदर आती है। तो घर के अंदर आने के बाद भी कुछ और रीति रिवाज निभाने होते हैं। इसलिए जॉय की माँ कहती है, बहू तुम इस दूध की ओर देखना, और जब मैं पूछूंगी कि क्या देख रही हो, तब तुम कहना संसार का सुख शांति। तो अब सास की बात मानकर अरुणिमा फिर से दूध की ओर देखती है, लेकिन उसी अजीब तरह से देखने से दूध जल जाता है। और ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये कोई अच्छे संकेत नहीं थे। पहले दीपक बुझ गया, फिर दूध उबलने से पहले ही जल गया। इन सब कारणों से वो काफी घबरा जाते हैं। तो उसके बाद जब और भी कुछ रस्में उसे करने को दी जाती हैं, तो अरुणिमा उसमें भी गड़बड़ कर देती है। जैसे उसे जिंदा मछली पकड़ने को कहा जाता है, लेकिन उसे पकड़ते ही वो मछली भी मर जाती है और उसके तुरंत बाद वो भी बेहोश हो जाती है। इसलिए जॉय जल्दी से उसे घर ले आता है। सभी बहुत घबरा जाते हैं कि नई बहू को अचानक क्या हो गया और ये सब इतनी देर से घर में क्या हो रहा था। ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, इसके बाद जॉय को उसके पिता कहते हैं, बेटा बहू बीमार है। ये बात उसके मायके वालों को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो बेवजह टेंशन ले लेंगे और मैं तेरी माँ को भी कह दूंगा कि कुछ ना बताए, हमें अभी सब संभालना होगा। जॉय तब कहता है कि ठीक है पापा, हम खुद ही संभाल लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ जॉय की चचेरी बहन शाओन आती है, और शाओन के आने के बाद वहाँ जॉय का दोस्त पुलू आता है। पुलू आते ही पहले शादी के लिए बधाई देता है, बाद में कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने शादी कर ली, लेकिन मैंने सच में सोचा था कि तू किसी और के साथ घर बसाएगा। तो हमें इस बात से ये समझ में आता है कि जॉय का पहले शायद किसी और के साथ रिश्ता था। तो उस बारे में हम बाद में जान पाएंगे। इधर हम अरुणिमा को देखते हैं। वो अपनी माँ से बात कर रही थी। अरुणिमा अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। तभी थोड़ी देर के बाद इस घर का एक व्यक्ति आता है, जो अभी थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है। उसका नाम है तारू। तो तारू अचानक ही अरुणिमा से कहता है कि कौन हो तुम? वो कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? अरुणिमा पूछती है, किसे? आप किसकी बात कर रहे हैं? तारू कहता है, उसने कहा था कि वो आएगी, उसी को तो आना था। तभी शाओन वहाँ आती है और अरुणिमा को वहाँ से ले जाती है। अरुणिमा उससे तारू के बारे में पूछती है तो शाओन बताती है कि ये हमारे तारू जेठू हैं। ये कुछ सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसलिए इन्हें घर के अंदर ही बंद करके रखा जाता है। शादी का घर है, समझ ही सकती हो, इसीलिए शायद किसी ने उनका दरवाजा खोल दिया है। उनकी बातों का तुम बुरा मत मानना। इधर तारू पुलू को देखते ही पहचान जाता है और कहता है, अच्छा वो कहाँ गया, बता सकते हो? पुलू तब चुप रहता है और उसे कुछ नहीं कहता। इधर जॉय की माँ और उसकी चाचियाँ बहुत ही परेशान थी, क्योंकि नई बहू के आते ही अचानक से सब अशुभ घटनाएं हो रही हैं, इसलिए वो टेंशन में होती हैं। जॉय की माँ कहती है, लव मैरिज थी, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद मैं जॉय और बहू को लेकर थोड़ा मंदिर जाऊंगी, बाबा से मिलकर आऊंगी, अगर वो कुछ कर सके तो। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उनके घर की काम वाली लड़की आती है और एक हैरान करने वाली चीज दिखाती है। सभी देखते हैं कि आलता यानी महावर लगे पैरों के निशान में अरुणिमा के साथ एक और पैर का निशान है।
ये देखकर तो वो बिल्कुल ही स्तब्ध रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये किसका पैर है। इधर शाओन अरुणिमा से कहती है कि भाभी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो अरुणिमा कहती है कि हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे क्या होगा? शाओन कहती है नहीं, दरअसल सुबह तुम जिस तरह से बेहोश हो गई थी इसलिए पूछा। अरुणिमा ये सुनकर हैरान हो जाती है, जैसे वो जानती ही नहीं कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो कहती है मैं बेहोश हुई थी? कब हुई? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। शाओन तब कहती है कि ओह तो छोड़ो, उन सब के बारे में अब सोचना नहीं है। इसके बाद यहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद जब शाओन पूछती है कि दादा ने कहा है कि तुम अब टीवी सीरियल नहीं कर रही हो, क्या ये सच है? तब अरुणिमा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और इस बात को टालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि चलो अब जल्दी सो जाते हैं, दरअसल आज काल रात्रि है, इसलिए अरुणिमा और जॉय को अलग अलग रहना था, कोई किसी का चेहरा तक नहीं देख सकता था, इसलिए वो आज शाओन के साथ सोती है। खैर सोने के बाद घड़ी की सुई जब ठीक रात के 12 बजाती है तभी अरुणिमा बिस्तर से उठकर चली जाती है। इसके बाद शाओन की भी नींद टूट जाती है, लेकिन बगल में अरुणिमा को ना देखकर वो उसे ढूंढने बाहर आती है। वो बेचैन हो जाती है कि अरुणिमा कहाँ चली गई। तभी वो ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल के पास आती है और वहीं देखती है कि एक कुर्सी पर अरुणिमा बैठी है, इस रात के अंधेरे में बिल्कुल अकेली। ये चीज शाओन को बहुत ही अजीब लगती है, पर फिर भी वो धीरे धीरे अरुणिमा के पास जाती है और उसे बुलाने पर जब शाओन की ओर वो देखती है तब तो शाओन डर के मारे चिल्ला उठती है, क्योंकि उसकी नजर बहुत ही भयानक थी। और अब अरुणिमा को देखकर ये निश्चित हो जाता है कि उसके अंदर किसी की आत्मा है, और वो आत्मा जब अरुणिमा के अंदर आ जाती है तब अरुणिमा खुद को भूल जाती है। वहीं शाओन की चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं और इस तरह अरुणिमा को देखकर वो भी डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो बेहोश हो जाती है। अब सभी सोचते हैं कि शायद अरुणिमा को कोई बीमारी हुई है, इसलिए वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि उस पर आत्मा वात्मा का कोई साया है, तो इसी वजह से वो उसे डॉक्टर को दिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जिस रात अरुणिमा और जॉय की फूल सज्जा थी, उसी रात ठीक 12 बजते ही अरुणिमा जॉय को धक्का देकर गिरा देती है और बाहर आकर वो छत पर चढ़ जाती है। जॉय ये देखकर अब बहुत डर जाता है और कहने लगता है कि कौन हो तुम? तभी अरुणिमा के अंदर मौजूद आत्मा कहती है मैं नंदनी हूँ, तेरी नंद। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं जॉय? तो ये नाम सुनते ही जॉय हक्का बक्का रह जाता है, वो कुछ कहने की हिम्मत ही खो देता है। वो समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जॉय के घर पर अरुणिमा के माता पिता आए होते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अरुणिमा बीमार है। तब अरुणिमा के माता पिता कहते हैं हमारी बेटी तो बिल्कुल सही थी, उसे पहले कभी इस तरह से कोई समस्या नहीं थी, और वैसे भी जॉय तो उसे 2 साल से जानता है, वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अगर वो ऐसी किसी समस्या से जूझ रही होती तो जॉय तो जरूर समझ जाता। खैर इसके बाद डॉक्टर आता है और बताता है कि अरुणिमा बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शादी की वजह से वो थोड़ा थकी हुई हो। फिर बाहर आने के बाद डॉक्टर जॉय से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुमने ही कहा है कि पिछली रात अरुणिमा ने खुद को नंदनी कहा था, इसलिए तुम पहले इस नंदनी का पता लगाओ। हो सकता है उसे मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो और वो किसी तरह नंदनी के बारे में जान गई हो, इसलिए उसके अंदर नंदनी का किरदार आ रहा हो, इसलिए थोड़ी जांच करना। अब ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। तभी पुलू आता है और कहने लगता है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये शायद अरुणिमा की बीमारी नहीं है। खुद को कोई और बताने की जो बात है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि सच है। दरअसल अभी तक नंदनी यहाँ से गई नहीं है, जा नहीं पाई है, तुम दोनों का रिश्ता भी वो स्वीकार नहीं कर पा रही। ये सुनकर जॉय कहता है क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या कह रहा है तू? मेरा दिमाग खराब मत कर, जा यहाँ से। पुलू कहता है अच्छा ठीक है, सुन मैंने तुझे बिना बताए एक काम किया है। दरअसल मैंने जियान मित्रा को बुलाया है। ये सुनते ही जॉय कहता है ये जियान कौन है? पुलू कहता है पैरासाइकोलॉजिस्ट, अगर वो कुछ मदद कर सके तो अच्छा है। दूसरी तरफ हम तारू को देखते हैं। जब उसे खाना खिलाया जा रहा था तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की तारू से कहती है ये शादी के घर का खाना है, खाकर देखो बहुत मजेदार है। तारू कहता है किसकी शादी? नंदू की। नंदू आई है क्या? कहाँ है वो? लड़की पूछती है कौन नंदू? नई बहू का नाम तो अरुणिमा है। तभी वहाँ अरुणिमा आती है और कहती है कि क्या हुआ? तारू कहता है क्या तुम नंदू हो? इसके बाद अचानक ही फिर से अरुणिमा के अंदर नंदिनी की आत्मा आ जाती है। फिर वो उसी की तरह रिएक्ट करती है और कहती है खा लो मैजिक मैन। तारू कहता है नंदिनी, और इसके बाद वहां से अरुणिमा चली जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जरूर इस नंदिनी के साथ तारू का कोई रिश्ता था और नंदिनी निश्चित रूप से उसे मैजिक मैन कहकर बुलाती होगी, इसलिए तारू खुश हो गया होगा।
दूसरी तरफ हम इस घर के ही एक और व्यक्ति को देखते हैं जो पिछली रात के कारण बहुत ज्यादा डर में था। इधर अरुणिमा पूजा के काम में मदद करने के लिए आती है, लेकिन घर के सभी लोग उससे बहुत डरने लगते हैं। वो किसी भी तरह से उसे काम करने देना नहीं चाहते थे, लेकिन अरुणिमा के ज्यादा जिद करने पर वो अरुणिमा के हाथ में एक चाकू दे देते हैं, सिर्फ फल सब्जी काटने के लिए। लेकिन इन सबको काटने के दौरान ही अरुणिमा के अंदर नंदिनी की आत्मा आ जाती है और वो फिर से अजीबोगरीब तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान आया हुआ है। वो आते ही जॉय से पूछता है, तुम दोनों की तो शादी से पहले ही जान पहचान थी, है ना? जॉय कहता है हाँ। जियान कहता है, तो एक बात बताना, क्या तब भी तुमने अरुणिमा के अंदर ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर देखा था? जॉय कहता है, तब का मुझे ठीक से याद नहीं है। अब उसी समय वहाँ अरुणिमा आ जाती है और अपने हाथ में पीछे वो चाकू छिपा कर लाती है। तभी अचानक उसके सामने आकर अरुणिमा अपने गले पर चाकू रखती है और कहने लगती है, खबरदार, कोई मेरे सामने नहीं आएगा। जो मुझे नहीं मिला मैं उसे किसी और को भी पाने नहीं दूंगी। ये सब देखकर जॉय के तो डर के मारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तभी पुलू जाकर जियान से कहता है, प्लीज कुछ तो करो। जियान आकर अरुणिमा से कहता है, कौन है तू, क्या चाहती है? उसी समय अरुणिमा के अंदर नंदिनी बोल उठती है, मैं मरूंगी, मैं फिर से मरूंगी। इसके बाद फिर से अरुणिमा बेहोश हो जाती है और नंदिनी की आत्मा वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर जॉय की माँ तो बहुत ही टूट जाती है। वो बहुत रोना धोना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि आज अपने गले पर चाकू रखा है, अगर कल मेरे बेटे के गले पर रखेगी तो क्या होगा? नहीं नहीं, इस लड़की के साथ कोई घर नहीं बसा सकता। मैं अपने बेटे से कहूंगी दूसरे कमरे में रहे और उस लड़की को मैं कल ही उसके मायके भेज दूंगी। उसे यहाँ रखना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। उसके माता पिता चाहे जो भी कहें, जरूर शादी से पहले ही इस लड़की के दिमाग में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इस बात को छुपा रहे हैं। तभी वहाँ जॉय के पिता आते हैं और कहते हैं, क्या कह रही हो? इस तरह एक दिन बाद ही हमारे घर की बहू को यहाँ से भेज दिया गया तो लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा, एक बार सोचा है? इसलिए हमें पहले इस सब के बारे में थोड़ा सोचने दो। हम सब मिलकर एक फैसला लेंगे, फिर देखा जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे पहले जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर बैठना। अगले दिन जॉय पुलू और जियान से कहता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पुलू कहता है, कल रात क्या वो सोई थी? जॉय बताता है कि हाँ वो तो सोई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। ये सब सुनकर पुलू कहता है, मैं समझ सकता हूँ तेरे मन की हालत क्या है। जियान कहता है, देखो ये केस आसान नहीं होगा, मुझे थोड़ा समय लगेगा। तभी वो जियान से पूछता है, अच्छा क्या ये कोई बीमारी हो सकती है कि अपने अंदर किसी और को महसूस करना? जियान कहता है, नहीं, मेरे हिसाब से इसका कारण कुछ और है, और वो ये है कि अरुणिमा के अंदर जरूर एक अतृप्त आत्मा है और वही सब कुछ कर रही है। ये बात सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। जियान कहता है, हमें उसके अंदर की आत्मा को बाहर निकालना होगा और वो क्या चाहती है ये भी जानना होगा। ये बात सुनकर वो जियान से कहते हैं, क्या कह रहे हो आत्मा? फिर क्या ये सब हकीकत में भी हो सकता है? जियान कहता है, देखिए इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं होती, लेकिन अगर अरुणिमा को ठीक करना है तो मुझे पहले नंदिनी के बारे में जानना होगा। और देखो जॉय, मेरा विश्वास है कि तुम नंदिनी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए कृपया करके तुम मुझे सब कुछ खुलकर बताओ नंदिनी के बारे में, उसके बारे में जो भी जानते हो कि नंदिनी कौन थी, क्या करती थी, तुम्हारे साथ क्या रिश्ता था, और ये सब कुछ भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम लोग मुश्किल में पड़ोगे। पुलू कहता है, जॉय बता ना, वो जो जानना चाह रहा है सब बता। तो फिर बहुत सोचने के बाद जॉय कहता है, तारू जेठू ने मुझे असल में पहली बार काम का मौका दिया था और मुझे मेरे काम की शुरुआत से ही नंदू यानी नंदिनी ने मदद की है। मैं उसे नंदू ही कहकर बुलाता था। वो मेरी असिस्टेंट थी, मतलब मेरे काम में मदद करती थी, और वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो मेरी सब बातों को समझती थी और हर एक चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। बिल्कुल पागल लड़की थी। मैं, तारू जेठू और नंदू मिलकर ही एक साथ काम किया करते थे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि आखिर तारू जेठू शुरू से किसकी बात कर रहे थे। वो उसी नंदू की बात कर रहे थे, क्योंकि वो नंदिनी को बहुत ही अच्छे से जानते थे। खैर, अब जॉय बताने लगता है कि नंदू हर समय हमें अपनी शरारतों और पागलपन से खुश रखती थी, कभी हमारे चेहरों से मुस्कान हटने नहीं देती थी। मैं तो शूटिंग फ्लोर पर उसका डायरेक्टर था, लेकिन बाकी समय वो मेरी डायरेक्टर थी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हमें नंदिनी की कहानी के बारे में बताया जाता है। नंदिनी बहुत ही हंसमुख लड़की थी, जो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, लेकिन बहुत प्यारी भी थी। इसी बीच जॉय आकर थोड़ी देर नंदिनी के साथ मजाक करता है। उनके व्यवहार से साफ है कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद जॉय को कोई कॉल करता है और कहता है कि एडवर्टीजमेंट का मौका मिला है, वो भी एक बहुत बड़ी मशहूर कंपनी के लिए। ये सुनकर जॉय बहुत खुश हो जाता है। तभी प्रोड्यूसर जॉय से कहता है कि इस विज्ञापन के लिए कोई नया चेहरा ढूंढना होगा।
मतलब किसी नए मॉडल से विज्ञापन कराना होगा। जॉय भी इसमें हामी भरता है और फिर इस बारे में नंदिनी को बताता है। नंदिनी कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, चलो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद वो यहाँ बहुत ही नाचते गाते हैं। बाद में जॉय अचानक ही नंदिनी से कहता है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। ये सुनकर नंदिनी कहती है, क्या सच में? मैंने भी तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए इतने दिन का इंतजार किया। इसके बाद वहाँ पुलू और तारू आते हैं। यहाँ जॉय फिर से नंदिनी से कहता है, बोलो तुम तैयार हो? नंदिनी सोचती है शायद उसने उसे प्रपोज किया है, इसलिए वो जवाब में कहती है, क्या कह रहे हो सबके सामने? जॉय कहता है, अरे क्या किया मैंने तो कहा कि तुम विज्ञापन करोगी या नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर ने कहा है कि एक नए चेहरे की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा है। तुम ही मुझे परफेक्ट लग रही हो। अब ये सुनकर नंदिनी बेचारी का तो यहाँ दिल ही टूट जाता है, ये समझकर कि जॉय उससे प्यार तो करता है लेकिन वो सिर्फ एक दोस्त के तौर पर और उसके अलावा कुछ नहीं। और इस एक तरफा प्यार के दुख में नंदिनी अंदर से टूटने लगती है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है। जियान कहता है, फिर क्या हुआ? तो जॉय कहता है, इसके बाद मुझे नंदिनी जैसा दोस्त नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। मुझे उसकी दोस्ती के रूप में बहुत जरूरत थी, जिसे नंदिनी समझ नहीं पाई। दरअसल उसने ये नहीं समझा कि इस दुनिया में हर किसी के लिए हर जगह नहीं होती और इसीलिए उसके लिए जो जगह होती है वो बहुत कीमती होती है। ये सुनकर पुल्लू कहता है, मैं जियान से सहमत हूँ कि नंदिनी की आत्मा अभी तक तुझे छोड़कर नहीं जा पाई है, क्योंकि वो तुझे छोड़ना चाहती ही नहीं है। साथ ही तेरा और अरुणिमा का रिश्ता भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इसके बाद रात को शाओन जियान से बात करने आती है। जियान कहता है, मैं किसी भी तरह अरुणिमा को ठीक कर दूंगा और उसके लिए मुझे जानना होगा कि ये आत्मा क्यों बार बार वापस जाना चाहती है और फिर से वापस आ जाती है। ये सुनकर शाओन कहती है कि दादा भाई भाभी को बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनका दर्द और नहीं देख सकती। तुम प्लीज कैसे भी जल्दी से कुछ करो। जियान तब कहता है, सच में ये प्यार की चीज कितनी अजीब होती है ना। शाओन कहती है कि हाँ, कब किसे किससे प्यार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इधर फिर से अरुणिमा के अंदर उस नंदिनी की आत्मा आ जाती है और आज वो बहुत ही अजीब तरीके से सिंदूर लगाकर आई होती है। तो जब काम वाली लड़की उसे दूध देने आती है तब अरुणिमा उससे कहती है, क्या रे, मैं नई दुल्हन नहीं लग रही हूँ? क्या मैं जॉय की पत्नी नहीं लगती हूँ? उसकी ये सब अजीब हरकतें देखकर काम वाली लड़की चिल्ला उठती है और उसकी चीख सुनकर वहाँ घर के सभी लोग आ जाते हैं और जॉय आकर चिल्लाता है, अरुणिमा। तो उसके बाद ही नंदिनी चली जाती है और अरुणिमा फिर से नॉर्मल हो जाती है। जॉय कहता है, अरुणिमा तुम इस तरह से तैयार क्यों हुई हो? इस तरह सिंदूर क्यों लगाया है? अरुणिमा कहती है, क्या? लेकिन मैंने कब कैसे ये सब कुछ किया? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। जॉय, मैं समझ नहीं पा रही कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। जॉय कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरुणिमा कहती है, क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके बाद अगले दिन अरुणिमा को कोई कॉल करता है और मूवी के बारे में बात करता है। ये सुनकर अरुणिमा खुश हो जाती है और जॉय को सब बताती है। जॉय कहता है, इतने दिनों बाद एक्टिंग कर पाओगी? इस बात पर अरुणिमा थोड़ी उदास हो जाती है। तभी जॉय कहता है कि माँ ने कहा है कि हमारे एक बाबा हैं, उनके पास जाकर मिलना होगा। ये सुनकर ही अरुणिमा पूछती है, क्यों, वहाँ क्यों जाना होगा? जॉय कहता है, क्योंकि तुम्हें अचानक ऐसा हो रहा है, इसलिए तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रही हो, इसलिए माँ ने जब कहा है तो जाने में क्या हर्ज है। अरुणिमा कहती है, अच्छा ठीक है। फिर वो सोचती है कि जॉय ने उसे कैसे डिमोटिवेट किया। इस बात पर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ नंदिनी और जॉय बाजार आए होते हैं। तब जॉय कहता है, मुझे एक फ्रेश चेहरा चाहिए जिसे देखकर लगे कि उसके अंदर जादू है। ये सुनकर नंदिनी कहती है कि तुमने तो कितनों को देखा लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा था। जॉय कहता है, वो अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं हैं। तब नंदिनी कहती है कि अच्छा, और भी तो ऑप्शंस आएंगे, तब देख लेना मेरी जैसी होती है या नहीं। दरअसल नंदिनी किसी भी हाल में कोई ऐड करना नहीं चाहती थी, खासकर उस ऐड के लिए जिसके लिए जॉय पागलों की तरह एक नए मॉडल को ढूंढ रहा है। और ठीक तभी वहाँ जॉय की मुलाकात अरुणिमा से होती है। उसे देखते ही वो जॉय को बहुत पसंद आ जाती है। तभी वो नंदिनी और अरुणिमा के चेहरे को मिलाकर कहता है, मुझे मिल गई। इसके बाद जॉय अरुणिमा से बात करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो अपना नाम अरुणिमा को बताता है। फिर जॉय और नंदिनी मिलकर अरुणिमा को उनके ऐड में एक्ट करने का ऑफर देते हैं, लेकिन अरुणिमा ने कहा था कि उसने कभी ऐसी एक्टिंग नहीं की है और एक्टिंग उससे कभी हो ही नहीं पाएगी, इसलिए वो एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती। फिर नंदिनी और जॉय कई तरह से उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अरुणिमा बार बार कह रही थी कि वो एक्टिंग नहीं कर सकती। जॉय आखिर में बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता है, और अगर मैं कहूँ कि तुम कर सकती हो तो?
इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पुलू जॉय से कहता है, अच्छा जॉय, अरुणिमा तेरे विज्ञापन में काम करने के लिए राजी होने के बाद तुम दोनों ने तो एक साथ कई काम किए थे, उसके बाद तू बहुत बिजी भी हो गया था। मैंने नंदिनी के मुंह से अक्सर ये सब सुना है। अच्छा, तूने अरुणिमा को अपने प्यार की बात पहली बार कब बताई? जॉय कहता है, वो तो बहुत बाद में। दरअसल मैंने अरुणिमा के साथ कई काम किए हैं, क्योंकि वो एक्टिंग में इतना अच्छा कर रही थी कि मुझे उसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए लगातार हमेशा मैंने अपने काम में अरुणिमा को लेना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में हमारा रिश्ता सिर्फ काम का ही था, लेकिन धीरे धीरे मैं अरुणिमा को और जानने लगा, उसके साथ घुलने मिलने लगा। फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। उसके जैसी लड़की मैंने बहुत कम देखी थी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन इंतजार कर रहे थे कि कौन पहले कहेगा। इसलिए मैंने पहले उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद फिर से हम पास्ट में जाते हैं। जब अरुणिमा मेकअप रूम में थी तब वहाँ जॉय उससे बात करने के लिए आता है। जॉय की आवाज सुनते ही अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जॉय आते ही कहता है, मेरी हीरोइन ने तो आज शानदार शानदार शॉट दिए हैं। ये सुनकर अरुणिमा कहती है, क्या कहा? तुम्हारी हीरोइन? मैं तो तुम्हारी मूवी के हीरो की हीरोइन हूँ। जॉय कहता है, वो तो मूवी में, लेकिन असलियत में तुम ही मेरी हीरोइन हो। तो इस तरह वो अरुणिमा को प्रपोज कर देता है और अरुणिमा भी राजी हो जाती है। वो दोनों उस समय बहुत ही खुश थे। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पुलू अरुणिमा से बात करने आता है। तब अरुणिमा कहती है, अच्छा पुलू, मुझे एक बात बताओगे? पुलू कहता है, क्या? कहो। अरुणिमा पूछती है, क्या सच में नंदिनी और जॉय का कोई रिश्ता था? प्लीज देखो, चुप मत रहना, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। पुलू कहता है, हम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन नंदिनी जॉय की सबसे अच्छी और करीबी दोस्त थी। वो जॉय को हर वक्त सबसे पहले रखती थी। वो एक साथ काम करते थे, इसलिए गुस्सा, शिकवा, शिकायत, झगड़ा, प्यार सब चलता था। दोस्ती ऐसी भी हो सकती है, विश्वास नहीं होता, लेकिन बाकी लोग इसे कुछ और सोचते थे। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि तारू नंदिनी से कहता है, अब ज्यादा दिन नहीं है, मैं तुझे जल्दी ही अपने घर ले जाऊंगा। तो हमारे घर को बांध कर रख पाएगी और हमारे जॉय को खुश रख पाएगी। ये सुनकर नंदिनी कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ मैजिक मैन। अब सीन यहाँ से वापस प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। यहाँ पुलू कहता है, हम जॉय और नंदिनी की दोस्ती को हमेशा कैमरे में कैद करके रखते थे और उस दिन नंदिनी ने अपना कमरा अपनी मर्जी से सजाया था। हम देखते हैं कि नंदिनी जॉय की आंखें बांधकर उसे अपने कमरे में लाती है और जॉय उनके प्यारे प्यारे पलों की तस्वीरें देखकर बहुत हंसता है और बहुत खुश भी होता है। फिर जॉय कहता है, मुझे भी इनकी कॉपी भेज देना। तो वो कहती है कि नहीं, ये दिए नहीं जाएंगे। जॉय पूछता है, क्यों? यहाँ तो मेरी भी तस्वीरें हैं, तो क्यों नहीं दिए जाएंगे? नंदिनी कहती है, तुम अपने दिल में रखना। इसके बाद प्रेजेंट में पुलू कहता है कि फिर उन दोनों की इस खूबसूरत दोस्ती को छोड़कर मैं मुंबई चला गया काम के लिए। इसके बाद हमने सुना कि जॉय ने एक एड के काम के लिए एक नया चेहरा ढूंढ लिया। बाकी कहानी तो तुम इसके बाद जानती ही हो। इसके बाद पुलू और जॉय को दिखाया जाता है, जहाँ पुलू जॉय से पूछता है, नंदिनी को कब पता चला तुम दोनों के रिश्ते के बारे में? जॉय कहता है, दरअसल मैंने अरुणिमा को प्रपोज करने के बाद ज्यादा देर करना नहीं चाहा। हमने फैसला किया था कि 1 महीने बाद ही शादी कर लेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले ये बात नंदिनी को बताने गया था। वहीं पास्ट में जॉय नंदिनी को बुलाता है। वो कहती है कि क्या हुआ, इस तरह क्यों बुला रहे हो? जॉय कहता है, मैं शादी कर रहा हूँ। नंदिनी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, किससे? जॉय कहता है, अरुणिमा से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की सारी खरीदारी तुम करो, क्योंकि तुम्हारी पसंद ही मेरे लिए सब कुछ है। नंदिनी कहती है, ओह ऐसा है क्या? हमेशा तो मेरी पसंद का मतलब नहीं होता। जॉय कहता है, नहीं, मेरे लिए तुम्हारी पसंद की कीमत हमेशा है। और ये लो, ये हमारा शादी का कार्ड, कैसा लगा? नंदिनी कहती है, बहुत अच्छा। इसके बाद जॉय उसे शादी की अंगूठी भी दिखाता है। तभी नंदिनी कहती है, अच्छा थोड़ा रुको, मैं आती हूँ। अब साइड में आकर एक तरफा प्यार का दर्द कम करने के लिए अकेले में नंदिनी बहुत रोने लगती है। उधर जॉय इंतजार करने के बाद आकर देखता है कि नंदिनी रो रही है। उसे इस तरह देखकर जॉय कहता है, क्या हुआ तुम्हें? नंदिनी कहती है, शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया है, लेकिन इतने सालों का दोस्त क्या आंखों के आंसू पकड़ नहीं पाएगा? इसलिए जॉय भी समझ जाता है कि ये उसके आंसू ही हैं और वो रो रही थी। जॉय कहता है, मैं आंसू बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए झूठ ना बोलकर पहले बताओ कि रो क्यों रही हो, क्या समस्या है नंदिनी? नंदिनी तब भावुक होकर कहती है, तुम क्यों रुला रहे हो मुझे? जॉय कहता है, मतलब मैंने क्या किया? तब जाकर नंदिनी इतने सालों से जमा करके रखे सारे जज्बात और प्यार के साथ कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी जॉय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम प्लीज ये शादी मत करो प्लीज जॉय। जॉय ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है और बहुत ही गुस्सा भी होता है,
क्योंकि उसने कभी नंदिनी को एक दोस्त से ज्यादा सोचा ही नहीं था। इसलिए अचानक अपने सबसे करीबी दोस्त से ऐसी बात सुनकर वो गर्म हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या कह रही हो तुम ये सब? मेरी शादी 17 तारीख को है और तुम मुझसे अब ये सब बातें कर रही हो। ऐसा मत कहो प्लीज, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए इस रिश्ते को खराब मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम बाकी जीवन मेरे लिए रोकर बिताओ। तुम मुझसे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। लेकिन नंदिनी कहती है, अगर मैं अरुणिमा की तरह साड़ी पहनकर आऊं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? जॉय कहता है, तुम प्लीज ये सब कहना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जितनी जल्दी समझ जाओ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता उतना ही अच्छा होगा। और इतना कहकर जॉय उस दिन चला गया था और उसने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं नंदिनी ये सब झेल नहीं पाई और उसका इंतजार मरकर भी छोड़ नहीं पाई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां जॉय पुलू से कहता है, उस दिन के बाद फिर नंदिनी से मेरी कभी बात नहीं हुई। मैंने कॉल किया था लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो फिर एक दिन खबर आई कि नंदिनी ने खुद को खत्म कर लिया है। उसने खुद को आग लगा ली थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी वो पगली दोस्त सच में ऐसा पागलपन कर देगी। मैं खबर सुनकर गया भी था, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस दिन नंदिनी मरती है, उस दिन एक तरफ नंदिनी अपने सारे मान अभिमान और दुख को दिल में दबाकर शरीर पर आग लगा लेती है और दूसरी तरफ जॉय उसी आग को गवाह मानकर अरुणिमा से शादी कर लेता है। तो इस तरह यहाँ एक दोस्त और एक प्यार की कहानी खत्म होती है। इधर हम देखते हैं कि जब अरुणिमा बैग पैक कर रही थी, तभी वो देखती है कि यहाँ एक जली हुई साड़ी और कुछ आधी जली हुई तस्वीरें हैं जो नंदिनी और जॉय की हो सकती हैं। ये जॉय ने ही उस दिन उसकी याद के तौर पर रखी थी। तभी वहाँ दरवाजा बंद हो जाता है और एक तेज हवा अंदर आती है। ये पहली बार था जब नंदिनी अरुणिमा के सामने आती है। अब यहाँ असल में इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई वो तो हम कहानी के अंत में ही जान पाएंगे। इसके बाद हम कुछ इमोशनल सीन देखते हैं, जहाँ जॉय नंदिनी को बहुत मिस कर रहा होता है और नंदिनी दूर से जॉय और अरुणिमा के प्यार को देख रही थी। अब अगले दिन जॉय और बाकी सभी भूत के बारे में जानने के लिए उस बाबा के पास आते हैं। बाबा कहता है, इस आत्मा से मैं बहू को मुक्त करा दूंगा, तो चिंता मत कर। फिर कुछ मंत्र पढ़कर वो एक पानी का जार जॉय को देता है और कहता है कि ये पानी अरुणिमा उस कमरे में छिड़क दे जिस कमरे में नंदिनी मरी थी। अगर उसने ये काम कर दिया तो अरुणिमा नंदिनी से मुक्त हो जाएगी। इधर तारू शाउन से कहता है, क्या वो अब नहीं आएगी? बिल्कुल चली गई है। लेकिन वो तो आई थी ना, तो फिर क्यों चली जाती है? शाउन तब और कुछ नहीं कह पाती। दरअसल तारू जेठू अभी भी नंदिनी को मिस करते हैं, इसलिए वो बार बार उसी की बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ जॉय और अरुणिमा घर लौटते हैं। तभी जॉय सभी से कहता है, अरुणिमा पर अब कोई खतरा नहीं है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने कहा है कि अब सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस बात पर घर के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। जॉय की माँ कहती है, तो फिर मैं अपनी बहू का फिर से नए सिरे से स्वागत करूंगी, क्योंकि पिछली बार कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। इसके बाद जब वो फिर से स्वागत करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरुणिमा फिर से वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। सब समझते हैं कि अरुणिमा अभी तक ठीक नहीं हुई और फिर वो सभी को आंखें दिखाकर घर के अंदर चली जाती है। इधर घर में सभी बैठकर चर्चा कर रहे थे कि बाबा के कहने के बाद भी अरुणिमा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, उसका कारण क्या है। तभी शाओन आकर कहती है कि दादा भाई भाभी घर में ही है, ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है। तब जॉय की माँ कहती है, बाबा ने क्या कहा? जॉय कहता है, एक जार में मंत्र पढ़कर पानी दिया है और कहा है कि ये अरुणिमा को अपने हाथ से नंदिनी के कमरे में छिड़कना होगा। तभी उसके माता पिता कहते हैं, फिर ये काम जल्दी करो, बिल्कुल भी देर मत करो। अगर इसके बाद ज्यादा बड़ी कोई चीज हो गई तो क्या करोगे? इसलिए जो करना है आज ही करो। अब इसके तुरंत बाद अरुणिमा तैयार होकर आती है और जॉय उसे पानी देकर कहता है, ये तुम नंदिनी के कमरे में छिड़क देना, लेकिन हाँ ध्यान से, क्या तुम ये कर पाओगी? अरुणिमा कहती है, हाँ कर पाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद अरुणिमा और बाकी लोग नंदिनी के घर आ जाते हैं, लेकिन नंदिनी के कमरे में अरुणिमा आते ही दरवाजा बंद कर देती है। ये देखते ही बाहर से सब दरवाजा खोलने को बोलने लगते हैं, लेकिन अरुणिमा के अंदर मौजूद नंदिनी कहती है, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या सोचा था तुम लोगों ने, मुझे यहाँ से विदा कर दोगे? लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। जो मुझे नहीं मिला वो मैं किसी को पाने नहीं दूंगी। मैं तुझे और अरुणिमा को किसी भी हाल में सुख से घर बसाने नहीं दूंगी। अब बाहर से तो जॉय की जान निकल रही थी, क्योंकि वो अरुणिमा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो बार बार कह रहा था, प्लीज नंदू ऐसा मत करो, प्लीज उसे छोड़ दो। नंदिनी कहती है, इसी कमरे में मैं मरी थी, इसलिए आज फिर से मैं मरूंगी, लेकिन तुझे और अरुणिमा को लेकर मरूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अरुणिमा के अंदर नंदिनी थी, इसलिए वो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर देती है और जब वो आग लगाने ही वाली होती है,
उसी समय जॉय दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जल्दी से आग बुझाकर नंदिनी से रो रो कर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुझे इतना दुख देना चाहती हो? तुम क्यों इतनी सजा दे रही हो मुझे? इतना किस बात का गुस्सा है तुम्हारा मुझ पर? उस दिन भी ना समझकर गुस्सा करके चली गई थी, आज भी वही काम करने जा रही हो। तुम जानती हो मेरे लिए केवल तुम ही सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे पल साझा करता था, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं सच में समझ नहीं पाया था नंदिनी कि तुम मुझे धीरे धीरे प्यार करने लगी थी। मैं तो तुम्हें दोस्त की नजर से ही देखता था। नंदिनी कहती है, मैंने तो तुम्हें बताया था लेकिन तुम नहीं समझे। जॉय कहता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं तब तो नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आज तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ। इस जन्म में भले ही मेरी पत्नी बनकर अरुणिमा रहे, लेकिन अगर हमारी दोस्ती सच्ची है और अगर पुनर्जन्म सच है तो उस जन्म में मैं तुम्हारा ही होकर रहूंगा। लेकिन प्लीज तुम अरुणिमा को कुछ मत करो। वो कहता है, अगर तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो तो हमें छोड़ दो। यहाँ नंदिनी दूर से सब देख रही थी, क्योंकि वो इतनी देर से अरुणिमा के शरीर में थी ही नहीं। ये सब तो असल में अरुणिमा का नाटक था। अब उसने ये नाटक क्यों किया था वो तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसके बाद नंदिनी उनकी लाइफ से चली जाती है और सबूत के तौर पर वहाँ एक कांच टूट जाता है। इसके बाद जॉय अरुणिमा को गले लगाता है। अरुणिमा कहती है, मैंने अपना वादा निभाया नंदिनी। ये सुनते ही जॉय पूछता है, मतलब? अब अरुणिमा बताती है कि उस दिन उसकी और नंदिनी के बीच क्या बात हुई थी। अब हमें वही रात वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ नंदिनी अरुणिमा के पास आती है। अरुणिमा कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? नंदिनी जवाब देती है, तुम्हें मारने। अरुणिमा कहती है, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारी जिंदगी तुम इस तरह से बर्बाद करना चाहती हो? नंदिनी कहती है, क्योंकि जॉय मेरा था, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, और तुमने उसे मुझसे छीन लिया है। अरुणिमा कहती है, नहीं, जॉय कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे जिसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। नंदिनी कहती है, नहीं, बेस्ट फ्रेंड नहीं, मैं जॉय से प्यार करती हूँ और इसे कोई बदल नहीं सकता। क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरे जॉय को छीनकर खुशहाल घर बसाओगी? लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तब अरुणिमा कहती है, क्यों? मेरी क्या गलती है? तुम और जॉय एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम जॉय से प्यार करती थी, लेकिन जॉय तो तुम्हें अच्छे दोस्त के तौर पर देखता था। और अब क्या तुम अपने इस दोस्त के दुख का कारण भी बनना चाहती हो? एक समय जिसे लेकर तुमने सारी जिंदगी खुश रहने का सपना देखा था, क्या उसे ही सारी जिंदगी के लिए दुख देना चाहती हो? उसने तुम्हें पहले ही खो दिया है, वो तो उस दुख से भी अभी तक उबर नहीं पा रहा। तो अब अगर मैं भी मर गई तो वो किसके सहारे जिएगा? तुम मुझे मारकर अपने ही प्यारे दोस्त को नरक में डाल रही हो। इसके बाद क्या तुम अपने दोस्त का दुख बर्दाश्त कर पाओगी? और तुम्हारा जॉय के लिए प्यार मैं शादी से पहले नहीं जानती थी। मैं पहले जानती तो कभी शादी तक आती ही नहीं। जॉय तुम्हें हमेशा अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन तुम जॉय से प्यार कर बैठी थी। लेकिन मैं तुमसे आज कहती हूँ, अगर भगवान जैसी कोई चीज है तो अगले जन्म में तुम्हें जॉय जरूर मिलेगा। अब तुम बताओ, अपनी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? नंदिनी कहती है, मुझे मेरे प्यार की स्वीकृति चाहिए। सच में दोस्तों, ये भोली लड़की आज भी अपने अधूरे प्यार की बस थोड़ी सी एक्सेप्टेंस चाहती है। उस रात अरुणिमा भी उसे वादा करती है कि वो उसे स्वीकृति दिलवा कर रहेगी, लेकिन इसके बाद नंदिनी को यहाँ से और उनकी जिंदगी से चले जाना होगा। तो उसकी बात मानकर नंदिनी भी अपने प्यार की स्वीकृति लेकर चली जाती है। यहाँ अरुणिमा कहती है, बाबा के पास जाने के बाद से जो हुआ वो सब मेरी एक्टिंग थी। नंदिनी के प्यार को एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए मैंने नंदिनी से किया वादा निभाया है। नंदिनी हमारे बीच में ही थी, लेकिन अब वो तुमसे ये सारी बातें सुनकर हमेशा के लिए चली गई। उसे अपने प्यार की एक्सेप्टेंस मिल गई है, क्योंकि तुमने उससे कहा कि अगले जन्म में तुम उसी के होंगे, और ये उसके लिए बहुत कुछ था। इसके बाद जॉय से अरुणिमा कहती है, इस जन्म के लिए तुम्हारा सारा प्यार मेरा है जॉय। लेकिन सच कहूँ तो वो लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि सारा प्यार तो सबको नहीं मिलता। इन सब के बाद उनकी जिंदगी भी अब नॉर्मल हो जाती है, लेकिन नंदिनी की यादें उनके पास हमेशा के लिए रह जाती हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो नंदिनी की ये प्यार की अनोखी कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।